जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। देखें जी, पास पेपर 4 का क्वेश्चन बी पार्ट बी है। ऑन यकम जनवरी 12 मैचलेस एंटरप्राइज लिमिटेड एक्वायर्ड रिसर्च डाटा अलॉन्ग विद पार्शली डेवलप्ड प्रोडक्ट डिजाइन फ्रॉम अ कंपनी फॉर 2 मिलियन। रिसर्च कॉस्ट इसमें 0.5 और डेवलपमेंट कॉस्ट धोखा है, ये धोखा है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यकम जनवरी पर आपने एंट्री पास करनी है इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट पूरे का पूरा ये 2 मिलियन से, ठीक है जी। आगे वो कहता है द प्रोडक्ट डिजाइन वाज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन यकम नवंबर 12 का मतलब फिर इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया। नहीं अभी तो फर्दर डेवलपमेंट फैक्ट्री के अंदर करेंगे। फिर पढ़ लो एक दफा, जरा ध्यान से पढ़ लो। हमने यकम जनवरी 12 को, वैसे सवाल आपको देना चाहिए था, 2 मिनट बाद आपसे पूछता। चलो जी, यकम जनवरी 12 को एक्वायर किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और अब यकम जनवरी 12 ये, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, और द प्रोडक्ट डिजाइन वाज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन यकम नवंबर 12 का मतलब है इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया कि आप इस डिजाइन की चीजें बनाओ, आप करेला कोला बनाओ। ये बीच वाला जो अरसा है ना, जनवरी से लेके 31 अक्टूबर तक के 10 महीने, इसमें चला है वो सारा काम जो आप समझ रहे थे कि चलने हैं। अभी डेट तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब वो कहता है सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन, सब्सीक्वेंट टू ये एक्विजिशन थी ये, ठीक है ना। इसके बाद MEL इनकर्ड 0.7 मिलियन ऑन रिसर्च एंड 2.5 मिलियन ऑन डेवलपमेंट। अब चुप करके बैठा हुआ है, कौन सी डेवलपमेंट है, तो अच्छी वाली है, कैपिटलाइज कर दे। ऑन डेवलपमेंट फाइनेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोडक्ट डिजाइन वुड प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू कंपनी फॉर नेक्स्ट। तो इसका मतलब अब उसने क्या कहा है, प्रिपेयर जनरली टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस, तो सारी की सारी करनी है, ठीक है। तो पहली एंट्री आ गई है, दूसरी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट, रिसर्च एक्सपेंस भी लिख सकते हो, कितने से 0.7 से। उसके बाद आपका इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। कितना आसान सवाल भी होते हैं, कोई आसान भी होते हैं बेटा, कोई बात नहीं, अभी भी होते हैं, ठीक है। 2013 में क्या को लोग गारों में रहते थे, वहाँ पे बैठ के स्टैंडर्ड्स पढ़ते थे, हैं वो पत्थर के बोर्ड होते थे, वाइट बोर्ड, हैं। हाँ तुम यस सर कर रहे हो, तुम्हारे साथ मैं करता हूँ इंशाल्लाह। मैंने ना अपने निशाने सेट कर लिए हुए हैं, और ये जो है ना उनको पता है किन किन पे सेट है, ठीक है हैं। और क्या वो बकरे की खाल के ऊपर लिखते होते थे, कोयले के साथ लिखते होते थे, 13 में 13 जी। अच्छा जी, हाँ ये बात आपने सही की है। अब ये को पीपल पार्टी वाला बैठा हो तो इस पर भी लड़ पड़ेगा। अच्छा जी, इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 2 पॉइंट। बहुत अजीब दौर था, आप उसमें भी थे। अच्छा जी, मतलब होश में थे। अच्छा जी, हमें तो गर्मी ने बेहोश किया होता था। जी हाँ जी बेटा, उसके बाद इसको अमोर्टाइज भी करना है, अमोर्टाइजेशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। और इधर देखें प्लीज, 2 + 2 + 2 4, 4.5 डिवाइडेड बाय 5। हाँ नवंबर को इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो नवंबर और दिसंबर 2/12 जी। 0.1 तो फिर 0.2 करो या 0.15 लिखवाओ। डन जी। अच्छा चले ए पे आए, और ए के मार्क्स चेक करें, और साथ इधर भी देख लें क्या हो सकता है। अच्छा अब ऐसा है, लिख क्या भी आप घर से आएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ इसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, फिर कल मैं बोल दूंगा इसको। ऑन यकम जनवरी 12, असल में ना इतना सादा आसान सवाल है कि 8 नंबर के लिए आपको खूब वो जो वो जैसे BA के अंदर नहीं अप्रोच होती, ज़रा एक दो गिट लिख लिया है जी, तो इस तरह करनी पड़ेगी ज़बरदस्ती आपको, ठीक है ना। ऑन यकम जनवरी 12
TFL acquired manufacturing rights of an assorted range of juices and ice creams from a well-known multinational company for 50 million। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया जी, मैन्युफैक्चरिंग राइट लिया है 50 मिलियन का, ये इंटेंजिबल है। ठीक है, अगली बात, फॉलोइंग आर रेलेवेंट क्लॉजेस ऑफ एग्रीमेंट एक्सिक्यूटेड बिटवीन द टू कंपनीज। द एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर 5 years एंड इज रिन्यूएबल फॉर अनदर 5 years एट आ। अब उसने बताई भी नहीं है बल्कि खुद ही कह रहा है नॉमिनल है, तो इसका मतलब रिन्यूअल लेंगे। आगे कहता है मैन्युफैक्चरिंग, पता नहीं अब कितनी लाइफ, पहले कितनी लाइफ के लिए लिया है, 5 साल के लिए, और रिन्यूअल भी फिर 5 साल के लिए होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 5 years, ठीक है, लेंगे बिल्कुल, ये बताना है। आगे कहता है मैन्युफैक्चरिंग राइट आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैन नॉट बी, तो इसका मतलब ये इंटेंजिबल नहीं है। लीगल राइट या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो तो चाहे वो ट्रांसफरेबल ना भी हो, इंटेंजिबल है। अब ये लीगल राइट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट तो है ना। राइट क्या क्या, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उनसे और ये राइट लिया। ठीक है, अब ये वाली बात उसने क्यों लिखी फिर, ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, वो बात तो आ गई कि हमने इसको इंटेंजिबल कहना है, धोखे में ना पड़ना। ट्रांसफरेबल नहीं भी है तो सेपरेबल फिर भी है, इंटेंजिबल में फॉल करता है। हाँ, इसमें से आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि शायद इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो हमें ज़ीरो लेनी पड़ेगी, ये बात कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये ट्रांसफरेबल ही नहीं है तो फिर मार्केट में लेके क्यों जाएंगे। ठीक है, सेल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी नहीं जा सकते। असल में एक्सप्लेन वाला सवाल है ना, 8 नंबर भी पूरे करने ने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आफ्टर इरेक्शन ऑफ इट्स प्लांट DFL स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स ऑन यकम जुलाई 12। भाईजान राइट ले आए थे यकम जनवरी 12 पर, लेकिन प्लांट इंस्टॉल करते हुए जिस पर वो जूसेस वगैरह आइसक्रीम्स बननी है, जिस वो वाली स्पेशल, ठीक है, उनके लिए प्लांट नया लगाना पड़ा। तो प्लांट लगाकर चलाते चलाते 6 महीने ने गुजार दिया और प्लांट कब चला, यकम जुलाई को। अब इंटेंजिबल कब आया था, यकम जनवरी को, और कब से फैक्ट्री चली, यकम जुलाई को। तो अमोर्टाइजेशन यकम जुलाई से ही शुरू करेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था अवेलेबल फॉर यूज वाला, तो आप अवेलेबल फॉर यूज यकम जनवरी को, ये हो गया है इंटेंजिबल। अब आगे आपकी सुस्ती है कि आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू क्यों नहीं किया, तो आप इसको अमोर्टाइज किस दिन से करना शुरू करेंगे, यकम। अब ये बात भी आपने लिखनी होगी अमोर्टाइजेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन द न्यू प्रोडक्ट्स वर नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड सेल फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ देयर लॉन्चिंग। अब इसका क्या करें, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये इम्पेयरमेंट के लिए कह सकते हैं कि जी वो उस तरह से जैसे सोच रहे थे वैसे परफॉर्म नहीं किया, तो ज़रा टेस्ट कर लें इम्पेयरमेंट के लिए, क्योंकि ये वो वाला केस तो है नहीं कि ये इनटेंजिबल इन प्रोग्रेस हो, या ये इंटरमिनेटेड गुडविल हो, या ये इनडेफिनेट लाइफ वाला हो। लाइफ तो डेफिनेट है 5 साल, ठीक है, फिर आगे रिन्यूअल भी उसमें ऐड कर रहे हैं, तो लाइफ तो इसकी है। तो ये तो उधर नहीं जा सकता कि खाम में इसको इम्पेयर करना है और मोटाइज नहीं करना है, इसको तो मोटाइज करना है। लेकिन अगर कोई इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर हो तो टेस्ट से भी गुजारना है, तो इसको हम एज एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट लेते हुए ये बात कर सकते हैं। अब मामला क्या था, उसने क्या बोला, एक्सप्लेन विद रीजंस हाउ TFL शुड हैव अकाउंटेड फॉर द अबव पेमेंट ऑन। अब उसने 2 डेट सेलेक्ट कर दी, यकम जनवरी 12, 31 दिसंबर 12। अब आप ये कैसे लिखेंगे चेक करें, आप यूँ हेडिंग देंगे ऑन यकम जनवरी, लिखवाऊंगा नहीं मैं, टेंशन ना लो, मुझे पता है आप लोगों को शौक है खुद जाके लिखना, आप चाहते हैं, ठीक है, हंसे मत, पास होने वाले यही चाहते हैं कि हमें खुद लिखने का मौका मिले, ठीक है, ताकि पेपर में हम खुद लिख सकें, बाकी डिस्कस तो चीज़ हो ही जाती है। यकम जनवरी 12 पर देखें बच्चों, यहाँ पर दो उस्मान भाई डिस्कशंस हो सकती हैं यकम जनवरी के ऊपर। अब देखो 8 नंबर पूरे करने हैं ना, तो आज अब मैं वो बात भी करूँगा, ठीक है, कि क्या नाम है इसका, मैन्युफैक्चरिंग राइट इज नहीं वो वाला जो 3 वो थी, इज अ सेपरेबल नॉन मॉनेटरी आइटम विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स and the cost is also reliably measurable, therefore it shall be recorded as an intangible। ठीक है, अब ये मैंने किसकी बात की है, इनिशियल रिकग्निशन की। इनिशियल रिकग्निशन जो है ये वही बात होती थी जहाँ पर वो हम आगे 16 में पढ़ते थे, कब रिकॉर्ड करें, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल हों और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। IS 38 का भी यही रूल है।
कि जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हों और कॉस्ट लायबली भाई, चाहे एक लाइन में भी लिख दें ये बात, लेकिन लिखनी तो है, ठीक है। लेकिन साथ ही मैंने दूसरी बात भी की, क्योंकि इंटेंजिबल के लिए हमने पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, सबसे पहले दिन हमने क्या कहा था कि ये आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। अब ये दोनों बातें हमने इस इनिशियल रिकग्निशन में लिखनी है, ठीक है ना। हम इसके बारे में यूँ लिखेंगे, ठीक है, हम यूँ कहेंगे कि एज दिस इज एन पहले क्या था, सबसे पहले क्या है, क्या तीन शर्तें थी, क्या तीन शर्तें थी, हाँ, इट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी रिसोर्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस and it is expected that it will give future economic benefits and the cost is reliably measurable, therefore it shall be recorded as an intangible। ये पहली बात। दूसरी बात, इनिशियल रिकग्निशन के बाद अगली बात क्या हुआ करती थी, IS 16 से याद करके बताओ, इनिशियल मेजरमेंट। अब अगली बात करेंगे इस तरह से, अलग से चाहे हेडिंग्स ना दें, पॉइंट्स में ये काम करना जरूर है। पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा कि दिस इज एन मैन्युफैक्चरिंग राइट इज एन आइडेंटिफिएबल non-monetary resource without physical substance and it is it is probable that it will give future economic benefits and the cost is reliably measurable। is 50 million 50 million दिया तो हुआ, और कैसे बता रहा है, 50 million दे के आया, और क्या रिलायबिलिटी चाहिए आपको, and future and the cost is reliably measurable, therefore it shall be recorded as an intangible। फुल स्टॉप के बाद पॉइंट 2 आएगा, लिखे मत, साथ साथ घर पे लिखना है। तुम अपना काम चला रहे हो कि चलो अभी लिख लेता हूँ, फिर घर पे नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ, पॉइंट बेशक बाद में लिखना ना, अभी मुझे लगेगा तुम नकल कर रहे हो, ठीक है। अब ये बात होगी रिकॉर्ड कर लें एज एन इंटेंजिबल। अब अगली बात आती है, रिकॉर्ड तो कर लें, किस पर करें, तो हम कहेंगे कि इंटेंजिबल शेल इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट ऑफ ₹50 million। और कोई है बात, और कोई भी नहीं है। अच्छा, बाकी सवालों के अंदर और भी चीज़ें ऐड होती, तो जो ऐड होने वाली बातें होती है वो ऐसे लिख भी लेते हैं। अब ये क्यों इस तरह से मैं तफसीलात बयान कर रहा हूँ, 8 नंबर है, पूरे तो करने हैं, ठीक है। अच्छा, इनिशियल मेजरमेंट किस पे हो जाएगी, एट कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद ऑन 31 दिसंबर 12, ठीक है जी। तो ये मैं सवाल के लिए कर रहा हूं, वरना तो मैं इसको यूं लिखूं कि सबसे पहले आपने सवाल के अंदर क्या कर दी बात, इनिशियल रिकग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट की। ये मैं आपको वो गाइडलाइन दे रहा हूं जो आपने हर सवाल पे अब लगानी है, थ्योरेटिकल सवाल लिखते हुए नंबर्स के हिसाब से कम ज्यादा कर लेना है, ठीक है। अगर नंबर यही 4-5 होते, 5वां सवाल भी तो शायद वो 5वां सवाल था ना हमने जो किया, 5वां था गालिबन, 5वां या 6वां, जिसमें मैंने ये बातें इस तरह से नहीं लिखवाई थी, ठीक है। तो नंबर कम हो तो कोई नहीं, आप वो पहली वाली लाइन जो है वो नॉन मॉनिटरी वाली ना लिखें, बस दूसरी लिख दें कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट लायबली मेजरेबल है, तो कॉस्ट तो इंटेंजिबल को रिकॉर्ड कर लो। तो कम ज़्यादा खुद कर लेना, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका पूरा ढांचा है इस इंटेंजिबल के टॉपिक के अंदर किसी भी थ्योरेटिकल सवाल का आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो तो सवाल के हिसाब से मैंने ये हेडिंग दे दिया ना, तो बाद में हेडिंग सामने करता हूँ, ठीक है। तो इनिशियल रिकग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट की बात करेंगे आप। उसके बाद अब ये इंटेंजिबल आ गया है, अब ये यूज होने लग जाएगा। अब यूज होगा तो फिर पीरियड एंड पे पहुंचेगा, तो पीरियड एंड के ऊपर फिर आपने इसकी सब्सिक्वेंट जो डिस्कशन करनी है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की, तो उसके अंदर आपकी 3 बातें हो सकती हैं, ठीक है। या तो ये अमोर्टाइजेशन वाला होगा और फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करेंगे, या इंडिकेशन आ जाएगी तो अमोर्टाइजेशन भी होगी और इम्पेयरमेंट भी होगी। और तीसरी बात जो आज पढ़ ली नहीं हो, लीगल लाइफ तो उसी में ही आ गई ना, अमोर्टाइजेशन में आ गई, रीवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल, ये भी बात करेंगे आप, ठीक है। तो अगली बात अब इस तरह से करेंगे, तो आगे 3 बातें और कर सकते हैं हम। तो इस सवाल की अगर बात करें तो इस सवाल के अंदर मैं पहले ये बात कर सकता हूँ, जब ये इस्तेमाल हो गया तो हम यूँ लिखेंगे कि लीगल लाइफ इज़ 5 year बट इट इज़ एक्सटेंडेबल, क्या लिखा होता, लफ्ज़ क्या था, एक्सटेंशन ही है ना, रिन्यूएबल, यूँ लिखो, बट इट इज़ रिन्यूएबल एट अ मिनिमल कॉस्ट, देयरफॉर लीगल लाइफ शैल बी टेकन एज 10 years एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ रुपीज़ निकाली नहीं अब, जितनी भी निकलेगी शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 दिसंबर। डन जी। उसके बाद अगली बात आप ये करोगे ज़बरदस्ती करके, ठीक है, कि द न्यू प्रोडक्ट was not able to achieve desired results, therefore it may be an indication of impairment, ठीक है, यूँ लिख देंगे ना कि the product
was not able to achieve desired sales, which may indicate that the asset या intangible has been impaired. Therefore, we shall pass our intangible from impairment testing by comparing its carrying value and recoverable. नहीं given recoverable amount, लेकिन बता दो कि करना है। एक शख्स सा पड़ रहा है हमें कि अगर आप एक चीज़ खरीद के लाएं बेटा, तो कॉस्ट आप क्यों पे करते हैं? ये लाख रुपए का आप एसी क्यों खरीद के लाए होंगे? आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगले 5 साल हम इससे ये फ़ायदा कमाएंगे, लेकिन पहले ही साल में आपको चानन समझते हैं, चानन है चानन हो गया, आपको जो है वो सब वो हकीकत सामने आ गई इस एसी की कि वो भाई जो सोचा था, जो वो सेलमैन ने ख्वाब दिखाए थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आप फौरन बैठ जाते हैं और बैठ के आप सोचते हैं भाई अब कितना नुकसान हो गया यार, ये तो लाख की चीज़ भी नहीं थी, हम 1.5 में ले आए हैं जी। तो आप फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से इसलिए गुजारे थे। ये असल कहानी होती है। तो ये एक निशानी है अकल वालों के लिए, इकबाल, ये एक निशानी है अकल वालों के लिए कि अगर आपकी प्रोडक्ट जिसको आप इतने शौक से 50 मिलियन का कहीं से लेकर आए थे, राइट, वो अगर जो आप एक्सपेक्ट कर, बहुत तेज़ी होती है ना, ऐसे बड़े बड़े जो है वो हम ख्वाब से जाए होते हैं जैसे तेज़ी में, है ना जी, तो ऐसे नहीं, हकीकत पसंदी होनी चाहिए ना। तो अगर आपका वो ख्वाब टूटा और हकीकत पसंदी आपके सामने हकीकत खुल गई है, तो अब जो आपने नुकसान अगले 2-3 साल में बर्दाश्त करना है ना, वो हम कहा करते थे कि आज ही रिकॉर्ड करो इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पर, ठीक है ना। तो ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारना है। तो ये बात आप करोगे अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की, अमोर्टाइजेशन की बात करोगे जिसके अंदर आप लीगल लाइफ और एक्सटेंशन या यहाँ पे क्या रिन्यूअल पीरियड, ये बातें करते हैं आप, ठीक है जी, और यूजफुल लाइफ, ठीक है ना, जिस पे आप करते थे शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ, ये सारी बातें करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की बात कर सकते हो अगर कोई इंडिकेशन ऐसी नज़र आ जाए आपको, और उसके बाद आप एंड पे बात करोगे, ठीक है, कि IS 38 अलाउज इंटेंजिबल टू बी मेजर्ड सब्सिक्वेंटली एट कॉस्ट और रीवैल्यूएशन मॉडल। ये लिखकर उसके बाद आगे ये बात लिख दोगे कि एज देयर इज नो है ही नहीं सिरे से, वैसे तो एक्टिव मार्केट तो बाद में, फेयर वैल्यू भी कहीं नहीं गिवन, है कहीं गिवन, तो हम यूं लिखेंगे एज देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फेयर वैल्यू, सो इट शेल नॉट बी, बल्कि नहीं बल्कि एक मिनट, ये ट्रांसफरेबल ही नहीं है, ठीक है। अगर ये ट्रांसफरेबल नहीं है तो रीवैल्यू हो ही नहीं सकता, तो ये इस तरह से लिख देंगे, सही बात है, ठीक है। हम ये लिखेंगे एज, वो भी लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, एज देयर इज एज दिस राइट इज नॉट ट्रांसफरेबल, देयरफॉर इट शैल नॉट बी मेजर्ड एट रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है ना, यानी कि उसको कॉस्ट मॉडल पे ही रखना पड़ेगा। और चूंकि कोई फेयर वैल्यू, एक्टिव मार्केट, ट्रांसफरेबल ऐसी कोई बात नजर ही नहीं आ रही है, तो वहां पर रेजिडुअल वैल्यू वाला पॉइंट भी आप जबरदस्ती डाल सकते थे। 8 नंबर है ना, पूरा करने के लिए जो याद आ जाए लिख देना, ठीक है। लिखोगे घर पे अब? चलें जी, अब शुरू करते हैं हम बिस्मिल्लाह करके आज वेबसाइट कॉस्ट। भाई नेट की तार यहां होती थी, लगता है जबानी करना पड़ेगा। भाई जरा पॉज कर दे जी। बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वेबसाइट कॉस्ट, ठीक है जी। मैं बताता हूं जी पेज नंबर आपको, मैं और आया किस लिए हूं उधर, पेज नंबर ही बताने आया हूं आप लोगों को।
जी सफ़ा नंबर 222-23 गालिबन होगा, कॉपी भी करवाया था, लेकिन उस सफ़े को तो आप तब खोलेंगे जब आपको समझाऊंगा, हैं जी। तो आप फिलहाल उस सफ़े को छोड़ें, मिट्टी पाएं और इधर आएं। किसी ज़माने के अंदर हुआ करता था, IASs हुआ करते थे पहले, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब भी हैं लेकिन अब नए नहीं आते। अच्छा, जब इन IASs के अंदर किसी चीज़ की समझ नहीं आया करती थी तो फिर एक कमेटी हुआ करती थी जो इंटरप्रिटेशन करती थी उस मसले के ऊपर, थोड़ी सी देती थी अपनी, ठीक है। उसको कहते थे स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी ने इंटरप्रिटेशंस दी होंगी, वो 31, उसके बाद 32वीं ये आई थी वेबसाइट कॉस्ट की। ऐसे ही जो पहले ISS आया करते थे, अब उनकी जगह नए जो आते हैं वो IFRS आते हैं। और अगर अब कोई मसला आ जाए तो अब उस कमेटी का नाम रख दिया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, और अब वो जो इंटरप्रिटेशन देते हैं उसको इफ्रिक कह दिया जाता है, ठीक है, IFRIC, ठीक है। तो ये इफ्रिक 1 इंशाल्लाह हम IS 37 में पढ़ेंगे, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग से रिलेटेड हमारे सिलेबस में है, ठीक है। ऐसे ही ये SIC 32 है, वेबसाइट कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि इंटेंजिबल तो बहरहाल वेबसाइट है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल शुरू हुआ वो 2000 के बाद ही जाकर जो है वो इंटरनेट के अंदर जो एवोल्यूशन आया, बहुत ज़्यादा जिस तरह से वॉल्व होती गई चीज़ें और ऑनलाइन की तरफ मूव करती गई दुनिया। तो उससे पहले इतना ज़्यादा इसके बारे में जो है वो चूँकि यूज़ नहीं था तो गाइडेंस भी नहीं थी। अब फिर जब ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया काम तो फिर स्टैंडर्ड बनाने वालों को इसके ऊपर भी कुछ गाइडेंस देनी पड़ी, ठीक है। तो इन्होंने गाइडेंस दी, जो गाइडेंस मैं थोड़ी सी गपशप के साथ आपको बताता हूँ, ठीक है। हम बात करने लगे हैं इस वक्त इंटरनली जनरेटेड, कौन सी जी, परचेज नहीं, उसका तो मसला नहीं है, ठीक है। परचेज को वेबसाइट करें तो उसके पैसे दे दिए, ठीक है, उसके बाद फिर देख लेंगे उसको। मैं इस वक्त बात करने लगा हूँ इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट्स की, ठीक है जी। इसको SIC 32 अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, यानी इसको इसने डिस्कस किया SIC 32 ने, ठीक है। अब इंटरनली जनरेटेड जो वेबसाइट्स होती हैं बच्चों, वो आपकी दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है। एक वो हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर इंटरनल यूज़र्स, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्टाफ के लिए एक वेबसाइट बना रखी है, उस स्टाफ की उस वेबसाइट के ऊपर कंपनी ने ये रूल्स लिखे हुए हैं, मिसाल के तौर पे कि आपने जो है वो अगर हफ्ते के साथ इतवार के साथ हफ्ते को छुट्टी की, या सोमवार के साथ इतवार के साथ सोमवार को छुट्टी की, तो आपकी 2 छुट्टियां कंसिडर होंगी। अगर आप 9 बजे के टाइम से 9:05 तक आए तो आपका 1 घंटा डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपने एक महीने में 2 अलाउड छुट्टी से ज़्यादा की तो ये होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो इन रूल्स का ख्याल रखना है, ये आपको जो है वो रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, ये सारी रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए थे। उसके बाद फिर उसी वेबसाइट के ऊपर आपके जो मैनेजर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस भी उन्होंने डाला होता है कि मिसाल के तौर पे जी आप इस अप्रोच पे इस इलाके में जाएं, यहाँ पे प्रॉपर्टी इस तरह से बिक रही है। नहीं कि आप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए, मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों ने एक वेबसाइट बना ली जो आपको नज़र आ रही है, और एक वेबसाइट ऐसी है जो आपके सामने नहीं है, बल्कि वो इंटरनल स्टाफ के लिए है, जिसके अंदर जो भी टीचर जो है वो किसी वक्त थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो 2-3 सवाल ऐसे ही उठाकर जो है वो कहा जाता है, प्रिंसिपल साहब कहते हैं जी पेपर बना दें, मिसाल के तौर पे पेपर बना दें, तो हर टीचर जो है वो वहाँ पर अपने अपने मिजाज के हिसाब से 2-2 3-3 सवाल उस वेबसाइट पे डाल देता है, और फिर वहाँ से एक पेपर फाइनल करके निकाल दिया जाता है। अब आपको तो उस वेबसाइट की एक्सेस नहीं है। ऐसे ही उस वेबसाइट के ऊपर रूल्स लिखे होते हैं, रेगुलेशंस लिखी होती हैं अपने बाकी स्टाफ के लिए, ठीक है। मसला होगा तो कैसे उसको हल किया जाएगा, कितनी छुट्टियाँ अलाउड होंगी, कितने रिडक्शंस होंगी, ये सारी बातें वेबसाइट के ऊपर रखी होती हैं, ठीक है। तो इंटरनल यूज़र्स के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट्स, कॉलेज वालों ने अपने इंटरनल यूज़ के लिए कोई वेबसाइट यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बुला के बैठ के खुद इंटरनली जनरेट करवाई, तो वो तो बेटा चुप करके क्या कर देनी है आपने, कैपिटलाइज। वो क्या कर देनी है जी, ये फ़ायदे की चीज़ है ना जी, फ़ायदा ही मिल रहा है आपको इससे वेबसाइट से, ठीक है।
आप इसको यूज़ कर रहे हो, बहुत सारा खर्चा बच जाता है, वहाँ पर आप कम्युनिकेशन कर लेते हैं, आपको ख़त्तो किताबत के खर्चे बच रहे हैं, ठीक है। आप उसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तजुर्बा नए लोगों को फ़ायदा भी दे रहा है उसका, ठीक है। तो कैपिटलाइज कर लेते हैं आप, कोई भी आप इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट बनाएं इंटरनल यूज़ के लिए, ठीक है। और अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है फॉर एक्सटर्नल एक्सेस, ये मतलब वो एक्सेस है जो आप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर फिर दो तरह की वेबसाइट्स हो सकती हैं, ठीक है। आप लोगों ने दराज की वेबसाइट देखी होगी, आप लोगों ने पाक व्हील्स की वेबसाइट देखी होगी, ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ही कोक या पेप्सी की भी शायद देखी हो। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, इनमें फ़र्क ये होता है कि आपकी ये दराज या पाक व्हील्स जो हैं, ठीक है, ये वेबसाइट्स जो हैं यहाँ पर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, तो ये आपकी एक्सेस के लिए, ठीक है। और दूसरी वो किस्म की हैं जो सिर्फ एडवर्टीज़मेंट कर रही होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये आप वेबसाइट मैंने ये अभी ओपन की है, ठीक है, कोक, पेप्सी, पाक व्हील्स, एक वो फिलिप्स, ठीक है, दराज, ऐसे 4-5 वेबसाइट्स ओपन कर लें, ठीक है। अब अगर आप कोक की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर आपको सिर्फ जो है वो ये प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। अब अगर आप कोका कोला के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि बस एक नुमाइंदा कोका कोला का कैन लेकर निकल पड़ा है आपकी तरफ, बस आता ही होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप पेप्सी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप चीटोस के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो वो जो है ऐसे ही हो रहा है, अच्छा चले जी, तो वो वहाँ से आपको देने के लिए नहीं चल पड़ते हैं नॉर्मली। ये इन लोगों ने ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ मशहूरी के लिए लगाई हुई हैं, एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। जबकि आप अगर इस पाक व्हील्स की वेबसाइट को देखें, ठीक है, तो इसके अंदर आपको बाइक्स नज़र आ रही हैं, पसंद है ना बाइक्स आपको, है जी, सस्ती वाली बाइक्स। चलो ये एक मिनट, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई सस्ती, ये ठीक रहेगी। तो ये आपने जो है वो क्लिक कर लिया, 1 to 5 दिखाया क्या और आया क्या। तो इसके अंदर देखो, अब शो फोन नंबर आ रहा है, सेंड मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पर फोन करें, इसको क्लिक करेंगे तो इस बंदे से रब्ता हो जाएगा, ठीक है, और आप इससे ये बाइंग सेलिंग यहाँ पर चल रही है इस वेबसाइट पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पे दराज पे आप गए तो वहां पे उन्होंने ऑफर लगाई हुई थी कि सर दर्द हो जाता है, रोज़ा अफ्तार करते हो तो आपको हम ये लिप्टन जो है, थले पता नहीं की होएगा, कुछ भी हो सकता है, तो ये बड़ा खतरा होता है, ठीक है। तो ये लिप्टन का जो जार है, नहीं फोटोएं शोटोएं आ जाती है ना भाई, अब आप देखें जी, तो ये है जी जार ऑफ जॉय, ब्लैक टी है, ठीक है जी, और ये ₹450 का है, और ये जो है वो ₹1300 का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग सेलिंग चल रही है, ठीक है। आप दराज के ऊपर भी क्या कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये फिलिप्स की वेबसाइट मैंने ऐसी ओपन की, पता नहीं अब इसमें क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं निकला प्रोडक्ट टाइप जो है, तो प्रोडक्ट टाइप जो है वो तो कोई नहीं निकली, ठीक है, तो तस्वीर भी को आ सकती है, इसलिए अब मैं प्रोडक्ट की तरफ अगर दोबारा जाऊँ तो पर्सनल केयर, साउंड एंड विजन। अच्छा, ये लोग भी पहले सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही करते थे, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ना ये कोविड के बाद स्विच भी कर गई हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो कंपनीज जो हैं वो एडवर्टीजमेंट भी उनकी साथ साथ हो रही होती है और वो बाइंग सेलिंग भी कर रही होती हैं। तो बहरहाल फिलहाल मैं ब्रॉड कैटेगरी के अंदर बांटूं अगर, तो दो तरह की वेबसाइट्स हमारी होंगी, एक्सटर्नल एक्सेस वाली, ठीक है। एक्सटर्नल एक्सेस वाली वो हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनल एक्सेस वाली वो होंगी जो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी होंगी, उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो एक्सटर्नल एक्सेस वाली हैं उनमें कुछ ऐसी होंगी जो सोलली फॉर एडवर्टीजमेंट होंगी, सोलली फॉर एडवर्टीजमेंट। ये अल्फाज लिखे हुए हैं, SIC 32 ने खुद यही लिखे हुए हैं, ठीक है जी, एडवर्टीजमेंट पर्पस। तो अगर सिर्फ मकसद क्या है, एडवर्टीजमेंट करना, तो आपके ख्याल में फिर इसको क्या करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट का तो वेरी स्टैंडर्ड, वेरी समझते हैं, ठीक है, तो दुश्मन है एडवर्टीजमेंट को, तो दूसरी देखेगा तो ओ एक्सपेंस आ रहा है देखो, ठीक है, तो इसको क्या कर देना है आपने, एक्सपेंस आउट, ठीक है जी। और अगर एक्सटर्नल एक्सेस वाली वेबसाइट जनरेट की है ऑर्गेनाइजेशन ने और उसका मकसद है फॉर मिसाल के तौर पे, ठीक है जी, ऑनलाइन सेल, जैसे मिसाल के तौर पे दराज है,
पार्क व्हील्स है, ठीक है जी। तो आपने इसकी कॉस्ट को क्या करना है, हाँ, लेकिन उसकी बात यह है कि उसमें बहरहाल रूल्स तो हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे हमें। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ब्रॉड सी कैटेगरी फिलहाल बता दी, ठीक है जी, ओके। पता नहीं ये मैंने ख़त्म करवाना था आज, चलें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जाहिर है छुट्टी भी टाइम पे देनी है ना, ठीक है। तो जल्दी क्लास खत्म हो जाती है बहुत, पता नहीं बीच में वो बुक वाले भी 5-7 मिनट रोज़ निकल जाते हैं। कल कोई बैठे रहे रोते रहे, मैंने कोई नहीं कॉपी करवा के देना। अच्छा सुने, an entity may incur expenditure on development and operation of its own websites for external access और इंटरनल एक्सेस। ये ज़रा मैंने टेबलर फॉर्म में वहाँ बनाया है, यही है, ठीक है। अगर इंटरनल एक्सेस वाली है, मिसाल के तौर पे उसका पर्पस क्या होगा, स्टोर कंपनी पॉलिसीज, स्टोर कस्टमर डिटेल्स या सर्च रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, उसमें इन्फॉर्मेशन डाली हुई है हमने, ठीक है। और एक्सटर्नल एक्सेस वाली क्या होगी, टू प्रमोट एंड एडवर्टाइज ओन सर्विसेज, पेप्सी की वेबसाइट, या प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज या सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह की हो सकती हैं। वो कहता है इशू क्या है, द इश्यूज आर वेदर द वेबसाइट इज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, हाँ जी है, फायदा देती है, एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा जी ये मसला आया हमें कि क्या वेबसाइट इंटेंजिबल भी है, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल है, और अगर है तो उसकी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी उन खर्चों की जो उसमें होना है, ठीक है। तो ये देखो, कहता है एंटिटीज ओन वेबसाइट दैट अराइजेस फ्रॉम डेवलपमेंट एंड इज फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेस इज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल। कहता है पहली बात तो ये इंटेंजिबल तो ये है, ठीक है। आगे कहता है इफ वेबसाइट इज डेवलप्ड सोलली और प्राइमरीली फॉर प्रमोटिंग एडवर्टाइजिंग, ठीक है, उसको क्या करना है आपने लिखा होगा इसमें, एक्सपेंस आउट कर दें, ठीक है जी। और कंसेंसस, एक दो बातें इसके अंदर पढ़ लेते हैं, बाकी आपने रीड करना है, फिर मैं कल पढ़ाऊंगा तफसील से, ठीक है। वो कहता है कंसेंसस पढ़ो, पढ़ने की बात यही है, एंटिटीज ओन वेबसाइट इज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो एंड कॉस्ट कैन बी रिलायबली। कहता है अगर ये बात हो कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उससे प्रोबेबल हो और कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो तो उसको इंटेंजिबल कहेंगे। लेकिन साथ ही ये बात भी मिलाकर पढ़ो, अगर वो सिर्फ इस काम के लिए है तो फिर क्या करना है, एक्सपेंस। ये मैंने इसीलिए टेबुलर फॉर्म में आपको समझा दिया, ठीक है जी। बेटा परचेज किया अगर इस काम के लिए, अगर इस काम के लिए तो एक्सपेंस है, अगर इस काम के लिए तो कैपिटलाइज है। परचेज तो कैपिटलाइज हो जाए, ठीक है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ इस स्टैंडर्ड ने आके, क्योंकि वो इजी काम है, वो तो बनी बनाई ले लिया तो पैसे आपने दिए। तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लिया है तो फिर एक्सपेंस, और अगर आपने उसको ऑनलाइन के लिए लिया है तो फिर आप उसको, मसला कब आएगा जब इंटरनली जनरेट कर रहे हैं तो उसमें फिर काम आपने खुद करना है तो बहुत सारी कॉस्ट इनकर हो रही होंगी, तो वो इसलिए ये स्टैंडर्ड SIC इसलिए आया था, ठीक है। यूजफुल लाइफ के बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि जितनी मर्जी रख लो, पर मेरा मशवरा है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, ख़ास तौर पे ये IT की दुनिया जो होती है, तो जितनी मर्जी रखना लेकिन वो शॉर्ट हो, मतलब कम से कम लाइफ होनी चाहिए वेबसाइट की। 10-12 साल मुनासिब नहीं है, 10-12 साल भी उसको मुनासिब नहीं, मतलब वो कहता है बस 2-4 साल बहुत है, ठीक है ना। वेबसाइट की लाइफ इतनी होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड का मशवरा है, ये नहीं कहा इतने साल रखो, जो लिखा वो मैं पढ़ा रहा हूँ। वो क्या कहता है यूजफुल लाइफ के बारे में, द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वेबसाइट्स यूजफुल लाइफ शुड बी शॉर्ट हो, कितनी शॉर्ट हो, बस एस्टिमेट ही है वो तो, आगे फिर आपका भी, ठीक है ना, 2 साल 3 साल, इससे ज़्यादा मैं वैसे बोल दिया, इतना ही हो, ठीक है। इसको बाद में पढ़ना है जी, इसको आपने नहीं पढ़ना, इससे ऊपर सारा पढ़ के आना है को मसला हो तो। अब ये है जी असल कीमती सफ़ा, ठीक है, जिस सफ़े को मैंने आपको सिर्फ ऐसे इसका एक मैंने आपके सामने एक स्केच रखना है, और फिर मैंने आपको कहना है कि आपने 2 सवाल पास पेपर के ट्राई करने हैं। कि मिसाल के तौर पे SH32 एक अलग से छोटी सी चीज़ है, तो उस्ताद ऐसे कर देते होते हैं, अच्छा चलो यार ये ऐसे वेबसाइट की बात होती है, चलो यार ये बातें हैं, कुछ समझ आ गई है ना, ठीक है चलो बस, आता कोई नहीं है, मैं ऐसे कह दूँ मिसाल के तौर पे, और पर्चे में वो आ जाए, आता है, मैं वैसे मजाक में बोल रहा हूँ, ये बड़ा रेगुलरली आता है, मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि मतलब आपके ऊपर ना कुछ थोड़ा सा आपको तैयार कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पे मैं कह दूँ बस आज थोड़ा सा पढ़ा के, यार ये मोटी मोटी बातें समझा मैं दूँ, ठीक है पढ़ लेना है इसको, कभी आया नहीं है या पिछली बार आ गया है इस बार नहीं आएगा,
तो आप उसको लिफ्ट ना कराएं और एकदम से पेपर के अंदर सवाल आ जाए तो फिर कैसे टैकल करना है। तो इस तरह की थोड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी, कल तो फिर मैं करूंगा ही वो सवाल आके, ठीक है। अब कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट क्रिएटेड फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सेस। अगर आपने वेबसाइट बनाई है खुद तो उसकी स्टेजेस क्या हैं। सबसे पहली स्टेज क्या है जी, स्टैंडर्ड ने ये नहीं लिखा हुआ, हमने अपने समझने के लिए लिखा है। स्टैंडर्ड ने लफ्ज लिखा हुआ है प्लानिंग। अगर कोई स्टैंडर्ड ओपन करके पढ़े, वैसे तो बच्चे अब स्टैंडर्ड लेके जाने की ज़रूरत नहीं, तो पढ़ते नहीं है खोल के। बहरहाल अगर कोई स्टैंडर्ड ओपन करके इसको पढ़ना चाहे तो ये पार्ट बी के अंदर जो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होती है ना SS32, वहाँ से ओपन करेंगे तो यही सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी वहाँ पे, ठीक है। बहरहाल स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है लफ्ज प्लानिंग, लेकिन हमने साथ उसके रिसर्च इसलिए लिख दिया ताकि हम, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट वही है जो हमारा पहले रिसर्च का होता था, यानी प्लानिंग फेज के अंदर जो भी खर्चे होंगे वो एक्सपेंस। उसके बाद क्या है जी, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड नहीं लिखा, स्टैंडर्ड ने ये 3 चीजें इसके लिए लिखी हैं, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट और कंटेंट डेवलपमेंट। ये तीनों चीजें स्टैंडर्ड ने जो लिखी हैं ये वो हैं जिनकी नेचर ऐसी है जो डेवलपमेंट की होती थी हमारे पहले का नॉलेज में, तो इसलिए हमने लिख दिया ताकि ये इस तरह से याद हो जाए, ठीक है। अच्छी बुरी भी होगी इंशाल्लाह, वो यहाँ पर उसने लिखा होगा आगे कि तब रिकॉर्ड करना जब क्राइटेरिया मीट कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन, स्टैंडर्ड ने भी ऑपरेशन ही लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब वेबसाइट बन जाती है तो ये इस तरह से नहीं है कि वो फार्मूला है दवाई का जो बन गया और फिर फार्मूला रख के दवाई बनी जा रही है फैक्ट्री पे। ये वेबसाइट है, इसने खुद चलना है, ये खुद चलना है, तो फिर ऑपरेशंस होंगे, वो एक फेज चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फेजेस हैं वेबसाइट जब बनती है और बन के फिर चलती है। तो अब प्लानिंग फेज की कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, 5 मिनट में कोशिश करके हमने इसको पढ़ना है। और जरा सा भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं इंशाल्लाह यहीं पे हूँ, जिंदा रहा तो कल जब आऊंगा तो पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको जितना ये इजी है इतना ही इजी लेकर जरा एक दफा, जैसे बंदा कहानी नहीं पढ़ रहा होता, कोई एक कहानी पढ़नी है और फिर पर्चे में जाकर देखना, क्योंकि असल में ना वो अब नहीं है, स्टैंडर्ड साथ नहीं है, तो चीजें याद करनी होती हैं आपने। तो मैं जरा इसलिए अप्रोच को थोड़ी सी चेंज करके इस दफा आपके साथ चल रहा हूँ ना, कि मैं ये कहता हूँ जरा बस एक दफा पढ़ के भी देखो तो आपको पर्चे में वो चीजें नजर आ रही होती है, पहचानी जा रही है, ज्यादा परेशानी होना, लेकिन करना है याद, करना नहीं भी है तो रखना है याद। वो इंपॉर्टेंस भी अपनी जगह पे, लेकिन तसल्ली भी अपनी जगह पे कि अगर एक बार भी पढ़ लो तो पर्चा देखो तो उसमें से चीजें ज्यादातर आप आइडेंटिफाई कर सक रहे होते, ठीक है। इसलिए कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है स्टैंडर्ड ना लेके जाना, ओके। अच्छा खैर, प्लानिंग फेज में क्या क्या आता है जी, कोई भी वेबसाइट बनाने लगोगे ना आप तो ये बिल्कुल कॉमन बातें आपको समझ आएंगी, ठीक है। कि आपने वेबसाइट बनानी है, सबसे पहले तो फिजिबिलिटी स्टडी करोगे, वो फायदा भी है कि नहीं। कोई भी काम करने से पहले आप फिजिबिलिटी बनाते हो उसकी, ठीक है, ओके। अब जो 5 दिन भाई ने छुट्टी की है, को फिजिबिलिटी बनाई ही होगी, जिससे ऐसी छुट्टी कर ली, इतना रिस्क अपने फ्यूचर के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, ठीक है, तो फिजिबिलिटी की होगी, इनको कोई रिस्क कम लगा होगा, इनको ज्यादा था। अच्छा जी, IT लैब थी, अच्छा फिजिबिलिटी ये बनाई थी, तो फिजिबिलिटी स्टडीज करेंगे। फिर डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, भाई साहब कौन सा हार्डवेयर यूज करना है, किस सॉफ्टवेयर से काम करना है, ये डिफाइन करना है पहले। अब एक्सपर्ट्स बैठे होंगे ना, ठीक है, तो वो सवाल करेंगे जी आपको कितनी कैपेसिटी की कोई चीज़ चाहिए, तो उस हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशंस बताएंगे कि आपने अगर वेबसाइट इस लेवल की बनानी है तो ये हार्डवेयर यूज होंगे, ये सॉफ्टवेयर होंगे। तो डिफाइन किए जा रहे हैं, अभी क्या किया जा रहा है, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। आपको पढ़ के लगेगा कि प्लानिंग हो रही है। फिर इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स, जब डिफाइन हो गए तो फिर हमने कहा अच्छा जी अब ये किस किस के मार्केट में अवेलेबल है, इस कैपेसिटी का जी इतनी GB वाला, ये जो आप कह रहे हैं रैम वाला जो सिस्टम है इतने GB वाला, ये किस किस कंपनी का। हमने कहा जी 1 2 3 ये हैं, इनके ये रेट्स हैं। तो प्रोडक्ट सप्लायर्स को क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स को, और सिलेक्ट कर रहे हैं प्रेफरेंसेस को। तो ये क्या है जी, प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में आप देखो, एक बार पढ़ा आपके जहन में बैठ गया, इधर ना देखो, आप मुझे बताओ क्या किया। सबसे पहले फिजिबिलिटी बनाई, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस डिफाइन की, फिर अल्टरनेटिव्स को चेक किया और प्रेफरेंस को सिलेक्ट किया। अब ऐसे ही याद करना है भाई, तो मतलब रट्टा थोड़ी लगाने बैठ जाना है। अब ये एक बार पढ़ा है, जहन में आ गया बस, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे अभी भी देख कर खुद चेक कर रहे हैं जरा याद हुआ या नहीं हुआ, हो गया बस, हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद जनाब अब शुरू होती है डेवलपमेंट, हमारे पुराने नॉलेज के हिसाब से डेवलपमेंट, वरना ये तो क्या कहते हैं,
ये अलग तीन अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भाईजान वेबसाइट अब बनना शुरू होनी है, ठीक है। अब सबसे पहले डोमेन नेम लिया जाता है, वो जो www नहीं लिखा होता, ठीक है, तो वो डोमेन नेम सबसे पहले लिया जाता है, 15-20 हज़ार रुपए उस पर लग जाते हैं, ठीक है। बड़ा सबसे मेन काम, सबसे पहला काम ही वही है, वो होगा तो फिर वेबसाइट बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, ऑब्टेन किया डोमेन नेम, खर्चे शुरू हो गए अब, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सब तसल्ली प्लानिंग से आगे निकला है ना। बहरहाल उसने कहा है कि ये सारे खर्चे क्या हैं, ट्रीटमेंट बाद में पढ़ाता हूँ। बहरहाल वैसे ज़बानी बता दिया, ये सारे खर्चों को क्या करना है, एक्सपेंस आउट। यहां से ऑनवर्ड सारे खर्चे जो हैं उनको कैपिटलाइज करना है अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो जाए, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या है ये जहन में रखो, दो बातें हैं, 6 क्राइटेरिया नहीं है, मैं कहूंगा 8 क्राइटेरिया हैं, और पहले भी 8 ही थे, पहले 2 वो हैं जो सबसे पहले पढ़े थे। इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करना है जब कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो और फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, और फिर अगले 6 क्राइटेरिया ऐड करके, मैं तो कहूंगा 8 क्राइटेरिया होते हैं, तब भी थे अब भी हैं। बात समझ आई? जरा थोड़ी हजम नहीं होगी बात आपको, क्योंकि पहले ये कह नहीं रहा था, लेकिन असल बात तो यही थी। सबसे पहली बात, इंटेंजिबल कब रिकॉर्ड करना है, जब वो 2 चीजें पूरी हों। फिर इंटरनली जनरेटेड को कब रिकॉर्ड करना है, जब डेवलपमेंट के फेज में ये 6 पूरी हो। तो पहले वाली तो पहले ही प्री रिक्विजिट होगी ना एक तरह से, तो मैंने वैसे ही आज एक एडिशनल बात कह दी, वरना तो बस जैसे याद तो वैसे भी चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल डीप डाउन बात जाकर देखें तो ऐसी है, क्या कहना चाहिए हमें कि ये 6 नहीं 8 क्राइटेरिया होंगे इसके, तो ठीक है। खैर, तो वही कहता है कि इन सारी एक्टिविटीज के दौरान जो कॉस्ट इनकर होंगी उनको कैपिटलाइज करेंगे जब क्राइटेरिया मीट हो जाए, जब रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, यूं बोले ना, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया जब मीट होगा तो कैपिटलाइज कर लेंगे, वरना एक्सपेंस आउट। उस्मान, इसमें नहीं लिखा हुआ जो मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, ठीक है। अब सुनो, ये जो फेज जिसके खर्चों को क्राइटेरिया, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट होने पर कैपिटलाइज करना है, वरना एक्सपेंस आउट करना है, यानी 6 क्राइटेरिया मीट नहीं होंगे तो एक्सपेंस आउट हो रहे होंगे, हो जाएंगे तो कैपिटलाइज, ठीक है ना। वो कौन कौन से कॉस्ट हैं? उन्होंने कहा जी, डोमेन नेम खरीदा, ऑब्टेन किया, ऑब्टेनिंग डोमेन नेम, डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जिस वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना अब, जिसके हिसाब से वेबसाइट चलनी होगी, डेवलपिंग कोड। अब ये हमें क्या पता यार इन बातों का, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है, तो 2 बार पढ़ोगे बस जेन में बैठ जाएंगे। अभी मैंने एक ही बार पढ़ा है 6 महीने बाद, पहले पढ़ा पिछले सेशन में। अभी मैंने जो ये पढ़े हैं पहले, मैं सिर्फ उनको रिकॉल करता हूं, ठीक है। सबसे पहले बात लिखी थी ऑब्टेनिंग डोमेन नेम, आप ही बता रहे हैं वैसे तो मुझे, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग कोड की बात कर रहा था, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट। अब ये एक बार थोड़ा सा ऐसे रीड किया है, बस इतना कुछ दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो 2 बार पढ़ेंगे तो इंप्रूव हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे और इंप्रूव हो जाएगा, और जब पास पेपर में जाएंगे तो यही चीजें वहां नजर आएंगी, वहां पे और पक्का होता जाएगा, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग डोमेन नेम, डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग कोड, इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशन ऑन वेब सर्वर। ये वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर ये होता है कि मिसाल के तौर पे चौधरी सर्वर, वेब सर्वर कितने गया, क्या गया कितने में पढ़ कितने रहा सी, ये इंस्टॉलिंग, ये वेब सर्वर। बेटा वेब सर्वर किसे कहते हैं? जब मिसाल के तौर पे ये अभी हमने वेबसाइट ओपन की थी इसकी पाक व्हील्स की, ठीक है। अब पाक व्हील्स की वेबसाइट अगर सेठ साहब सुबह सहरी के वक्त खोल के बैठ जाए मोटरसाइकिल देखने के लिए, तो क्या पाक व्हील का दफ्तर उस वक्त खुला होगा? पाक व्हील का दफ्तर तो नहीं खुला होगा, तो वेबसाइट कैसे खुली है? वो बेसिकली बड़े बड़े सर्वर होते हैं, नॉर्मली वो 24 घंटे उनको बैकअप होती है बिजली का, वो नॉर्मली पाकिस्तान में नहीं भी होते, ठीक है, बाहर ही होते हैं। तो जो वेबसाइट बनाई जाती है उसकी होस्टिंग उन वेब सर्वर्स को दी, यानी कि उनके पास वो सारा डाटा रखवा दिया जाता है। अब जो भी यूजर आता है उस वेबसाइट के ऊपर, वो कंपनी के पास नहीं आता, बल्कि वो उस वेब सर्वर के ऊपर जाकर उस डाटा को वहां से देख रहा होता है। इसीलिए बाहर के मुल्क में रात है, यहां पर दिन है, हम दिन में बैठकर उनके किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो दफ्तर बंद होगा लेकिन उनकी वेबसाइट चल रही होगी, ठीक है ना। तो वेब सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं एप्लीकेशंस को। अच्छा, ये वेब सर्वर अपना डेवलप भी कर सकते हैं या बना बनाया खरीद भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत बुलंद गेम होती है, और आप किराए पर भी हायर कर सकते हैं, मतलब आप पैसे देकर अपनी वेबसाइट भी वहां पर रखवा सकते हैं, मंथली या एनुअल पेमेंट करके, ठीक है। नॉर्मली इसका रवाज ज्यादा, इसमें पैसे कम लगते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये क्या है, वेब सर्वर पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस को, ठीक है। और स्ट्रेस टेस्टिंग, आई कैप का रिजल्ट जिस दिन आता है
उस दिन आपको स्ट्रेस होती है, वेबसाइट पे भी स्ट्रेस होती है, रिजल्ट खुल ही नहीं रहा होता, रिजल्ट खुल ही नहीं रहा, ठीक है, तो मैसेज आ जाते हैं। तो स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब है हम टेस्ट करते हैं ये वेबसाइट कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। अब ये जो एक्टिविटीज थी इसको उसने नाम दिया एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, आपने डोमेन नेम लिया, आपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लिया, कोडिंग की, इंस्टॉलेशन की, स्ट्रेस टेस्टिंग की, उसके बाद अब वेबसाइट की शक्ल बनने लगेगी, वेबसाइट की शक्ल बनेगी, डिजाइनिंग अपीयरेंस ऑफ वेबसाइट, और उसके बाद फिर उसके ऊपर फोटोएं डालेंगे, उसके ऊपर अंग्रेजियां लिखेंगे, कंटेंट डेवलपमेंट हो रही है। ये सारे के सारे फेज, ये सारे के सारे काम जो हैं, इनके ऊपर होने वाली जो इनकर होने वाली कॉस्ट हैं, उन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है अगर क्राइटेरिया मीट हो जाए। लेकिन एक छोटी सी अहम बात है यहां पर, छोटी सी, प्लीज सुन लें ध्यान से, बस जा रहे हैं आप लोग, सारे 2-4 मिनट लेने होते हैं, वही वाले आज ले रहा हूं, सॉरी। छोटी सी बात है, अगर आपने यहां पर तस्वीरें खींचने के लिए फोटोग्राफर को बुलाया, हालांकि आपने बेचने के लिए तस्वीरें लगानी थी, तो ये सेनेट कहता है तस्वीरों के मामले इतना टची है, कहता है ये तस्वीरें मशहूरी के लिए हैं, क्योंकि वो चाहे बिकने के लिए उन्होंने लगाई हैं, कोई खरीदने नहीं भी आया, मशहूरी तो उसको भी हो रही है। तो जो तस्वीर वाले को आपने अलग से पैसे दिए हैं ना, वो अभी भी एक्सपेंस है, चाहे ये सारी वेबसाइट जो है वो कैपिटलाइज हो रही है। और फिर वो ऑपरेशंस चल पड़ेंगे, तो ऑपरेशंस में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्सपेंस आउट ही होना है। मतलब आप अपनी वेबसाइट को बनाकर छोड़ नहीं देते, उसको अपडेट करना पड़ता है, नई तस्वीरें आ रही हैं, नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसको जो आप मजीद इंप्रूव कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, कलर स्कीम चेंज कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा क्या है जी, ऑपरेशंस। ये भी सारे के सारे एक्सपेंस बनने हैं। हाँ, अगर आपने सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा खर्चा किया है जिससे एनहेंसमेंट हो गई किसी भी किस्म की, जो कि इस SE32 ने लिखा है कि वेबसाइट के केस में ना बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर हो जाए, अगर इन्हेंसमेंट हो जाए वेबसाइट में, कोई ऐसा खर्चा कर दिया है, तो कैपिटलाइज करना। मिसाल के तौर पे आप पहले सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी करते थे, आपने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन डाला, आपकी सेल डबल हो गई, ठीक है, तो ये एक ऐसा एडिशनल फीचर था बाद में जो आपने ऐड किया, जिससे आपका फायदा हुआ है, तो ये कैपिटलाइज होने वाला भी है। तो सादा बात खत्म कर दी मैंने कहानी। इस फेज के अंदर ये ना आपने सिर्फ इनको ना, इस सफे को सेलिंग एडमिन एक्सपेंस आउट होते हैं अनलेस के, वो वाली बात है जैसे वहां पे लिखी हुई थी, अनलेस के डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। इस सफे को सीने से लगाना है आपने पूरा संडे, मैंने जबरदस्ती इसलिए पढ़ाया, इसको आपने 3-4 दफा पढ़ देना है। उसके बाद आपने 2 पास पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, जिनके अंदर आपको यही चीजें नजर आएंगी, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह मंडे को करवाऊंगा। वो 2 पास पेपर्स हैं, लबड़े पहनने, और फिर आप अपने बैग शैग बंद करना शुरू कर दें। पास पेपर 16 और 18, पास पेपर 16 और 18, सिर्फ एक नजर ऐसी बैग बंद करते करते देख रहे होगे इसको, पास पेपर 16 और 18 को, तो खुश हो रहे होगे आप लोग। वैसे मैंने एक नोट भी बनवाना था पास पेपर 9 का। आपने सिर्फ अटेम्प्ट करना है इनको, प्लीज बात सुने, सिर्फ अटेम्प्ट करना है। ये तीनों सवाल में से ये मैं नोट बनवाऊंगा आपको, मंडे को नोट बनवाऊंगा, बल्कि 1 मिनट पॉज करें, जरा पॉज करें। अच्छा जी, तो पास पेपर 9 होमवर्क में है, पास पेपर 16 है। 9 में देखो ना, ये एडजस्टमेंट देखो, ये फिजिबिलिटी वगैरह और ये स्ट्रेस टेस्टिंग, की सारी बातें हम ना करें आप। पास पेपर 16 है, ये देखें होमवर्क, और 18 सबसे खूबसूरत सवाल होमवर्क, ठीक है। तो ये 3 सवाल आपका होमवर्क हैं, और मैं मुज़ाकरात करता हूं बच्चों से, जरा 1 मिनट फिर पॉज करें, ठीक है जी, क्लास एंड करते हैं। ये 3 सवाल आपके होमवर्क में हैं, और बात सुने और जाते जाएं, ये होमवर्क में है सवाल, और मैं इंशाल्लाह इनकी डिस्कशन 10, 15, 20 मिनट की सिर्फ करूंगा एज अ पार्ट बी ऑफ दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।